हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो फ्रेंड्स, आज जो है स्टैटिक्स का 6th लेक्चर आ चुका है। तो आज मैंने जो इसमें आपको डिस्कस करना है वो ये है कि पहले हमने जो पढ़ा है वो है ये कलेक्शन हमने कर दिए है। उसमें जो हमने दो मेथड पढ़े थे, एक प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड, दूसरा सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड। आज हम इसमें पढ़ेंगे कौन सा, क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन एनालिसिस हम कर लेंगे, ठीक है। और ये वाला प्रेजेंटेशन, ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ये मेरा चैनल है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट ज़रूर मिले, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो ये होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो, जब आपने डाटा को कलेक्ट कर लिया है, अब उसको क्या करना है, आपने जो वो डाटा जिसके करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर जैसे उनको एक ग्रुप के अंदर बांट देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ कि जिन लोगों की हाइट 5 फीट से कम है तो वो क्या इस कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। तो लग कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो लोग जिनकी हाइट 6 फीट से कम है और 5 फीट से ज़्यादा है वो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। तो ये क्या किया मैंने, प्रोसेसिंग ऑफ रेंजिंग डाटा इन डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स बना लिए उनके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो फॉलो करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इट शुड परफॉर्म होमोजीनस ग्रुपिंग। होमोजीनियस ग्रुपिंग का मतलब ये हुआ कि जब भी आप डाटा को क्लासीफाई करते हो, कर दिया है, अब उनके अंदर होमोजीनियस यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। क्योंकि देखो, मैंने यहाँ पे लिखा कि 5 फीट से कम लोग यहाँ पे आएंगे, तो मैंने क्या है एक स्टैंडर्ड करेक्टर रखा कि वो लोग हैं जो 5 फीट से कम है वो ही यहाँ पे आ सकते हैं, बाकी नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक आपको क्या वहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स, वहाँ पे सिमिलर करेक्टरिस्टिक होने चाहिए, तभी उनको आप एक ग्रुप में डाल सकते हो। जो अलग करेक्टरिस्टिक होगी उसको दूसरे ग्रुप में डाल दो, ऐसे थर्ड बनाओगे। तो इसको बोलते हैं होमोजेनिटी यूनिफॉर्मिटी बोलते हैं यार। अब इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे कि ये करना क्यों ज़रूरी होता है। इसलिए करना ज़रूरी होता है कि टू सिंप्लीफाई द ह्यूज डाटा, जो बहुत ज़्यादा आपके पास डाटा होता है उसको क्या करना होता है, आपको सिंप्लीफाई करना, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। टू मेक डाटा अंडरस्टैंडेबल। अब यहाँ से जब मैंने आपने ग्रुपिंग कर दी एक सेकेंड के अंदर, जब आपने इसको क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दी। अब ग्रुपिंग कर दी तो आप इनको आपस में कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। आपस में इनको क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्लियरली स्पेसिफाई सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटीज। देखो, आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि इनमें कौन सी चीज़ें कॉमन है और जो नेक्स्ट ग्रुप है इसमें कौन सी चीज़ें कॉमन है या सिमिलर है या डिससिमिलर है। वो पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी और वो जैसे आप टेबल बनाओगे तो वो वहाँ पे शो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसकी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब मैंने जो आपको जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसको क्लासीफाई कर दिया, तो वो किसकी फॉर्म में आ सकता है। क्लासीफाई भी कर दिया आपने तो उसको किसकी फॉर्म में आप लिख सकते हो, तो वो क्या है, या तो इसको बोलते हैं, सॉरी एक सेकेंड के अंदर ज़रा इसको बैक करके रखना, ये वाला देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में क्या है कि उसकी फॉर्म किस फॉर्म में हम दिखा सकते हैं। तो 3 फॉर्म है, इसको हम 3 फॉर्म में दिखा सकते हैं। पहला कौन सा, टेक्स्ट है, दूसरा क्या है टेबलर फॉर्म में है, दूसरा कौन सा है ग्राफिकल है। ये आगे हम समझाएंगे आपको, बट ये कौन सी किस फॉर्म में आप दिखा सकते हो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एक तो टेक्स्ट, दूसरा टेबलर, तीसरा कौन सा है ग्राफिकल में, ठीक है। तो ये पहले हमने पढ़ा था। अब एनालिसिस और प्रेजेंटेशन भी कर लिया, अब क्लासिफिकेशन है जो हमने पढ़नी है वो किस बेस पे हम करेंगे। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ क्लास, सॉरी उससे पहले हम क्या प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन इसको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले कौन सा, एग्जॉस्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब यह हो कि एवरी आइटम शुड बी क्लासिफाइड। जितना भी डाटा है आपके पास, हर एक डाटा को आपने क्लासीफाई करना ही करना है, ठीक है। पहला इसको बोलेंगे एग्जॉस्टिव। अब म्यूचुअल एग्जॉस्टिव क्या होता है, दूसरा, एवरी सिंगल आइटम शुड फॉल इन ओनली वन क्लास। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने
ग्रुपिंग की हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये ग्रुपिंग कर दी मैंने। अब फॉर एग्जाम्पल जो 5 फीट के जो लोग थे, मैंने आपको बताए थे 5 फीट के जो लोग थे वो यहाँ पे आ रहे थे, ठीक है। अब 5 फीट वाले लोगों को आप किसी और ग्रुप में नहीं डाल सकते हो, तो इसी का मतलब ये होता है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। इस ग्रुप को आप दूसरे ग्रुप्स में नहीं डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव लगा दिया है। क्यों? कि ये वाला डाटा सिर्फ यहीं पे आ सकता है, और 6 फीट वाला सिर्फ यहीं पे, उसको हम यहाँ पे नहीं डाल सकते, यहाँ पे दूसरे वाला होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक। अब तीसरी क्या, जब आप इसकी क्लासीफाई करते हो तो उसके अंदर क्या होनी, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आप स्टेबिलिटी का मतलब हुआ कि जो भी रूल एंड रेगुलेशन आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। कॉमन प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड। जिस प्रिंसिपल से आप उस मेथड को लगा रहे हो वही सारे ग्रुप में फॉलो होगा। कॉमन प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड, ये इसका स्टेबिलिटी का मतलब है, ठीक है। एग्जॉस्टिव का मतलब मैंने बताया कि एक आइटम एक ही ग्रुप में आएगा। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब ये हुआ कि एवरी आइटम वो एक ही क्लास में स्टेप फॉल करेगी। तीसरा ये बताया मैंने कि कॉमन प्रिंसिपल वो फॉलो करेंगे। चौथा क्या है, सूटेबिलिटी। अब क्या बोलते हैं, एज पर ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। आप वही डाटा लोगे जो डाटा आपके रिसर्च प्रॉब्लम के लिए ज़रूरी है, बाकी तो आप लोगे नहीं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, स्टेबिलिटी, ठीक है। एज पर ऑब्जेक्टिव रिसर्च, वही डाटा लोगे जो आपके सर्च प्रॉब्लम के लिए ज़रूरी है, उसको बोलते हैं सूटेबिलिटी, ठीक है। फिफ्थ कौन सा आता है हमारा, फ्लेक्सिबिलिटी। अब क्या है कि कभी कभी क्या होता है, हमें वहाँ पे एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से डाटा को क्लासीफाई करोगे ताकि आप बाद में उसको क्या है, एडजस्ट भी कर सको। कैन एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन, कोई वहाँ पे नई सिचुएशन पैदा हो जाती है तो आप उसको वहाँ पे एडजस्ट कर सको, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब सिक्स का होमोजेनिटी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। 6 शुड बी सिमिलर इन करेक्टर, 6 हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, देखो, स्टैटिकल क्लासिफिकेशन। अब जब आप क्लासीफाई करते हैं तो उसकी क्या होनी चाहिए, स्टैटिकल क्लासिफिकेशन। स्टैटिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि उसमें क्या, हमने एक लॉजिक ऑर्डर के तहत उसको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। एक लॉजिक ऑर्डर के तहत ही आप उसको क्लासीफाई, कोई ना कोई लॉजिक तो लगाया होगा ना जिसके बेस पे आपने उसको क्लासीफाई किया, उसको बोलते हैं स्टैटिकल क्लासिफिकेशन, और या उसको स्टैटिकल सीरीज भी बोल सकते हैं। अब स्टैटिकल सीरीज को हमने 2 भागों में बांट दिया है, ठीक है, क्या 2 पार्ट्स में बांट दिया। एक ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टर और दूसरा कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टर और स्टैटिकल सीरीज को हमने 2 भागों में बांटा। पहला कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। पहले पढ़ेंगे हम कौन सा, स्टैटिक्स का, एक सेकंड के अंदर, हाँ ये वाला पहले ये पढ़ेंगे हम। देखो स्टैटिक्स के ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टर के बेस पे कितने हैं, 4 पार्ट किए हैं हमने। पहले कौन सा, टाइम सीरीज, दूसरा कौन सा, स्पिटल सीरीज, तीसरा कौन सा, कंडीशन, और चौथा कौन सा, मैग्नेट सीरीज। तो ये किसके बेस पे हैं, ये चारों सीरीज किसके, करेक्टर के बेस पे, ये 4 आ गए। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। करेक्टर के बेस पे हमने 4 भागों में बांटा है, टाइम सीरीज, स्पिटल, कंडीशन और मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये 4 हुए। और कंस्ट्रक्शन के बेस पे देख लो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के बेस पे हमने क्या किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन पे 3 भागों में बांट दिया गया। पहला कौन सा, इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज, दूसरा कंटिन्यूस सीरीज। तो ये आपको याद रखना है। करेक्टर के बेस पे 4 में बांटा है, कंस्ट्रक्शन के बेस पे हमने 3 में बांटा है, और वहाँ पे नीचे भी ये याद रखना है कि कौन कौन से हैं वो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट यही है कि जो मैंने ये क्लासिफिकेशन भागों में बांटा हुआ है तो उनको ही मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो टाइम सीरीज़ का दूसरा नाम आप ये भी कह सकते हो, क्रोनोलॉजिकल सीरीज़ भी बोल सकते हो, या टेम्पोरियल सीरीज़ भी बोल सकते हो। क्रोनोलॉजिकल या टाइम सीरीज़ का मतलब है जिस समय वो अकर्स करते हैं, ऑन बेस्ड ऑन टाइम ऑफ अकरेंस। जिस समय आपने उस डाटा को क्लासीफाई किया हुआ है तभी उसको लिखोगे। देखो हम एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, क्या है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फ्राम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 2012 टू 2015, यहाँ पे लिखी हुई है। जिस समय देखो 2012 में पॉपुलेशन कैलकुलेट की होगी, ये एक एग्जांपल दिए मैंने, तो कितनी निकली, 116 करोड़, 116 करोड़ है, ठीक है। उसी समय ऑन द
बेसिस ऑफ टाइम, जिस समय हमने ये रिकॉर्ड किया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है, उसी समय लिख दिया, इसलिए इसको बोलते हैं जिस समय जो इवेंट हुआ है उसी समय उसको आपने लिखना है। ठीक है, इसको क्रोनोलॉजिकल सीरीज़ भी बोल सकते हैं या टेम्पोरल सीरीज़ भी। तो बेसिक इसको क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज़। 2013 में कितनी थी, 117, 14 में 119 और 15 में कितनी, 124 करोड़। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ अकरेंस, जिस समय वो हुई है तभी हमने उसको क्लासीफाई किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं स्पिटल सीरीज़। आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे। तो देखो ये वाली, अब स्पिटल जो क्लासिफिकेशन सीरीज़ होती है, स्पिटल क्लासिफिकेशन होती है, उसको हम जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी इसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ या तो एरिया के तहत करते हो या रीजन या कोई लोकेशन। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, या तो एरिया के तहत उसकी क्लासिफिकेशन होती है या कोई लोकेशन के तहत, तो उसको हम किस में डालेंगे, स्पिटल क्लासिफिकेशन या जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन के अंदर डालेंगे। अब इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे एन एग्जांपल दिए, सेल्स रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी की सेल्स रिपोर्ट है, माने कि उसके जो कंपनी के जो ऑफिस है कहाँ कहाँ, दिल्ली में भी खुला हुआ है, जेके में खुला है, पंजाब में, हरियाणा में। तो जो दिल्ली में सेल होती है वो कितनी होती है, 30। ठीक है, माने कि वहाँ पे उस कंपनी की कितनी सेल होती है, 30। अब वो कार की कंपनी भी हो सकती है, अगर मानो कि दिल्ली में उसकी कार का ऑफिस है तो वहाँ से वो कितने शोरूम है वहाँ पे, तो वहाँ से वो कितनी सेल कर रहा है, 30। जेके में कितना कर रहा है, 20। पंजाब से कितना कर रहा है, 40। और हरियाणा से 50। तो ये आपने लोकेशन के बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन की। लोकेशन हुआ, एरिया हुआ या रीजन। जब इस ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, रीजन या लोकेशन के बेस पे करोगे तो उसको क्या बोलोगे, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन या स्पिटल क्लासिफिकेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, मैग्नीट्यूड बोलोगे या न्यूमेरिकल बोलोगे या क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं आप इसको। मैग्नीट्यूड का मतलब ही क्वांटिटेटिव होता है, या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन बोल सकते हो। ये 3 नाम है, इनमें से कोई भी बोल सकते हो आप एक सेकेंड के अंदर। देखो बेस्ड ऑन क्वांटिटी, ये जो मैग्नीट्यूड क्लासिफिकेशन होती है ये किस पे डिपेंड करती है, बेस्ड ऑन क्वांटिटी, की उसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल बताया हुआ है मैंने, ये एग्जांपल समझ लो आप। यहाँ पे बोला कि कुछ लोग हैं, उनके हाइट के बेसिस पे हमने क्या किया हुआ है, उनको क्लासिफाई किया हुआ है। अब हाइट जिसकी 4.10 फीट है तो कितने लोग हैं, वो हैं कितने, 10 लोग हैं। और 5.5 है, वो कितने हैं, 15। ऐसे मैंने सबको क्लासिफाई किया हुआ है। देखो यहाँ पे क्वांटिटी के बेस पे उसको मैंने क्लासिफाई किया हुआ है कि हाइट क्या है। हाइट को जब भी आप मेजर करोगे तो किसी न्यूमेरिकल फॉर्म में ही दिखा सकते हो, तो ये वो न्यूमेरिकल फॉर्म है, इसलिए इसको हम न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो। तो ये आई इसकी क्वांटिटी। ठीक है, इसको इसलिए बोल देते हैं मैग्नीट्यूड क्लासिफिकेशन या क्वांटिटी क्लासिफिकेशन या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी के बेस पे जब हम क्लासिफाई करते हैं तो ये बोला जाता है। क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, एक सेकेंड के अंदर इसको थोड़ा छोटा करने दो मुझे। ठीक है, यहाँ अब ठीक है, चलते हैं। देखो चौथा कौन सा है, बोला था मैंने कंडीशन क्लासिफिकेशन या सीजनल क्लासिफिकेशन, या कंडीशनल या सीजनल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ से आपको समझ आया होगा कि क्या है ये। ऑन द बेसिस ऑफ सीजनल वेरिएशन या सिचुएशन। सीजन के बेस पे जब किसी चीज़ को आप क्लासीफाई करते हो तो उसको बोलते हैं सीजनल क्लास में, या कंडीशन, या कोई कंडीशन होगी वहाँ पे तो उसके बेस पे आपने उसको क्लासीफाई किया है। यहाँ की एग्जांपल देख लीजिए आप, सेल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक ड्यूरिंग समर एंड विंटर। तो यहाँ से आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखो जब आप कोल्ड ड्रिंक्स को समर में बेचोगे तो उनकी क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। माना कि 100 गर्मियों के समय 100 कोल्ड ड्रिंक बिक जाती हैं। तो सेम कंडीशन जब अप्लाई करोगे विंटर में, तो विंटर में क्या होगा, यही जो 100 की बजाय वो इसकी सेल कितनी होगी, 10। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न, अगर समर का सीज़न आया तो कितनी ज़्यादा उसकी सेल्स हो रही है और विंटर में कम हो रही है। तो ये आई कंडीशनल बोलोगे या इसको सीजनल क्लासिफिकेशन, ये इसकी एग्जांपल आई। तो आई होप यहाँ तक समझ आया। अब ये तो आए पहले के 4 पार्ट करेक्टर के बेस पे जो हमने डिफाइन किए हुए हैं। अब दूसरा बताते हैं, मैंने कंस्ट्रक्शन के बेस पे कितनी 3 क्लासिफिकेशन की हुई थी। तो पहली क्लासिफिकेशन क्या है हमारी, एक सेकेंड के अंदर। पहली क्लासिफिकेशन हमने बताई थी इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज
दूसरी कौन सी डिस्क्रीट सीरीज़, तीसरी कौन सी कंटिन्यूस सीरीज़। उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। देखो आपको एक तो ये पता होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि आपको बढ़ती हुई क्रम में लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई डाटा है 5 10 2 4 ये सीरीज़ में है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं छोटा, पहले आएगा 2, ये क्या लिखा था मैंने, मानो कि ये 4 लिखा होगा, पहले मैंने 2 लिखी हूँ, सबसे छोटा पहला आएगा उससे बड़ा, 2 से बड़ा क्या है 4, दूसरे नंबर पे क्या आएगा 4, तीसरे नंबर पे क्या आएगा 5 और लास्ट में क्या आएगा 9। तो सेंडिंग का ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें छोटा वैल्यू लिखना हो तो उससे उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में जाना। और डिसेंडिंग में क्या होता है, इसका उल्ट होता है। डिसेंडिंग में क्या होता है, इसका उल्ट होता है। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, माना कि 15 आएगा, फिर उससे जो छोटी होगी 15 से क्या है 14, उससे छोटी होगी क्या है 10, उससे छोटी जो वैल्यू वहाँ पे होगी तो वो क्या होगी 8। तो इस तरह से लिखना है आपको, ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो डाटा है, रॉ डाटा हमेशा किस फॉर्म में होगा, मिलेगा आपको क्या, रॉ डाटा वो किस फॉर्म में मिलेगा आपको, पहले क्या होगा 10 दिया होगा, फिर दिया होगा 7, फिर 2, फिर 5, फिर 15 ऐसे दिया होगा, फिर इसको सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख सकते हो। तो ये आपको समझ आ गया हो, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब चलते हैं जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमने की था ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर, ठीक है। हाँ यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। ये इंडिविजुअल सीरीज़ ये पढ़ेंगे हम। इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है कि ईच आइटम इज़ गिवन सेपरेट वैल्यू, जो भी हर एक वैल्यू आइटम जो आपने रखी हुई है, जो भी आप कर रहे हो उसके लिए आप उसको एक अलग वैल्यू देनी है। ईच आइटम इज़ गिवन सेपरेट वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको ये। हाँ ये आगे नहीं हो रहा है, ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि कुछ स्टूडेंट्स का नाम है और उनका वेट आपको कलेक्ट करना है। हर एक बंदे का इसमें एक तो नाम लिखना, आपने मानेगा उसका नाम क्या है एक्स है, एक्स कोई भी नाम है किसी बंदे का और उसका नाम एक्स है, तो उसका वेट कितना आएगा 40 kg। तो मैंने ईच आइटम को क्या किया गया है, अलग वैल्यू दी हुई है। अब दूसरा बंदा उसका नाम है वाई और उसका वेट कितना है 55 kg। तीसरा बंदा उसका नाम है जेड और उसका वेट कितना है 60 kg। देखो हर एक आइटम को मैंने क्या है अलग वैल्यू दी हुई है, तो इसको बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, वो क्या है डिस्क्रीट सीरीज, या इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। या तो डिस्क्रीट सीरीज बोल के डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या बोलता है, ईच इंडिविजुअल वैल्यू इज प्रेजेंटेड विद फ्रीक्वेंसी, जो भी एक इंडिविजुअल वैल्यू है, इंडिविजुअल वैल्यू की बात कर रहा है, याद रखना, उसको आपने अलग क्या देनी है, फ्रिक्वेंसी देनी है। ईच इंडिविजुअल वैल्यू इज प्रेजेंटेड विद फ्रिक्वेंसी, उसको प्रेजेंट करने किसके साथ, फ्रिक्वेंसी के साथ। फॉर एग्जांपल माना कि एक क्लास में हैं स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स मैंने ऑब्टेन किया। अब मैंने वो उनका क्या है एक चार्ट बनाया हुआ है, टेबल बना दिया मैंने उसका। तो जो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 5 आए हुए हैं, कितने 5 आए, वो कितने स्टूडेंट्स से 4 है, ठीक है। और जो स्टूडेंट कितने स्टूडेंट जिनको कितने मार्क्स आए हैं 6 मार्क्स आए, वो कितने स्टूडेंट्स हैं 3 हैं। वो स्टूडेंट जिनको 9 मार्क्स आए वो कितने हैं 2 हैं। और वो स्टूडेंट जिनको 10 में से 10 आए हैं वो कितना, एक स्टूडेंट है। अब इसकी फ्रिक्वेंसी टैली मार्क करना है मुझे, फ्रिक्वेंसी शो करनी है। कितने हैं 5 मार्क्स आने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 4, तो मैंने कितने हैं 4 लाइन दी हुई है, ठीक है। और 6 मार्क्स लेने वाले 3 हैं तो 3, फिर 2, फिर 1। अब एक चीज़ यहाँ पे ये बनती है कि मानो कि किसी स्टूडेंट के किसी के मार्क्स कितने आते हैं, किसी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आ जाते हैं, कितने आते हैं 9 आते हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो वो मैं फ्रिक्वेंसी बता देता हूँ कैसे रिप्रेजेंट करना है। 1 2 3 4, जैसे 4 लिखा, 4 के बाद आपको उसको क्या काटना है, ये हुए 5 और आगे 4 और आगे के लिए लिखना है इसको, ठीक है। तो ये हुआ उसके मार्क्स, उसकी मार्क्स की फ्रिक्वेंसी ऐसे शो करनी है आप, ठीक है। कितने हैं वो 9, ये क्या 9 स्टूडेंट्स है ऐसे जिनके मार्क्स कुछ भी होंगे तो उनकी फ्रिक्वेंसी ऐसे शो करोगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक और एग्जांपल बता देता हूँ। माना कि सॉरी यहाँ पे क्या, माना कि 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और उनको मार्क्स आए हैं माना कि कितने 5
5 वहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी वहाँ 5 नहीं देंगे, 7 आए, ये स्टूडेंट है। अब इसकी फ्रिक्वेंसी शो करनी है तो कैसे करूँगा, मगर वो क्या करना है, पैरेलल में स्ट्रेट करना है। देखो 10 का कैसे होगा फ्रिक्वेंसी, 1 2 3 4 5। अब आगे के लिए 1 2 3 4, और जब 5वां करना तो वो क्रॉस कर देना, तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी बन जाएगी। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज बोलेंगे या फिर डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी शो करते हैं, हर एक वैल्यू की हम क्या फ्रिक्वेंसी शो करते हैं। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब चलते हैं लास्ट नेक्स्ट, यहाँ पे है कंटिन्यूस सीरीज, या इसको बोलेंगे कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या बोलता है, इसमें हमेशा ये क्या करता है, रेंज शो करता है, शो रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ डिफरेंट आइटम। जो भी डिफरेंट आइटम्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ होती है उनकी क्या बताते हैं हम, रेंज बताते हैं, रेंज बताई जाती है। कंटिन्यूस में हमेशा क्या रेंज बताई जाती है। अब कैसे बताए जाते हैं, माना कि हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं कुछ, और उनके जो मार्क्स आए हैं, और मार्क्स किस में दिखाएंगे हम, इंटरवल में दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे, 1 सेकेंड के अंदर, किस में दिखाएंगे, इंटरवल में। अब वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 0 और 5 के बीच में आए हुए, ये क्या है, हमारा क्लास इंटरवल है। ये याद रखना, ये क्या है, क्लास इंटरवल है। वो कितने हैं, 5। वो स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 5 और 10 के बीच में आए हुए हैं, ठीक है, वो कितने हैं, 10 है। और सिमिलरली नीचे 10 से 15 कितने आया, 12, 15 से 20 कितने, 7। तो यहाँ पे क्या होती है, रेंज बताई जाती है। देखो क्लास इंटरवल बताया हुआ है मैंने, ठीक है, क्लास इंटरवल बताया हुआ है। अब देखो ये 0 से 5 जो चीज़ है, या 5 से 10 है, या 10 से 15, इसको बोलते हैं क्या, ये क्या हमारी रेंज है। ठीक है, मैंने बताया था कि यहाँ पे रेंज बताई जाती हैं। अगर आपने इसकी क्लास इंटरवल फाइंड आउट करनी है कि इस पहले की 0 से 5 जो रेंज है, इसकी क्लास इंटरवल क्या है, तो वो क्या होगी, देखो इन दोनों को आपस में क्या करना है, अपर रेंज को लोअर, अपर लिमिट को लोअर लिमिट के साथ माइनस कर देना है। अपर, ये जो बड़ी वाली आगे वाली होती है ये अपर लिमिट, और पीछे वाली छोटी लोअर लिमिट, इन दोनों को माइनस कर देनी है। इनकी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी इनके क्लास इंटरवल। देखो क्लास इंटरवल अलग चीज़ है और रेंज अलग चीज़ है। ये बनी हमारी क्या, रेंज, और इसका क्लास इंटरवल डिटरमाइन करना वो कितना है, 5। सिमिलर भी हम 5 से 10 भी निकाल सकते हैं। देखो ये हमारी क्या है, रेंज है। अब इसका हमने क्लास इंटरवल निकालना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर, 10 माइनस 5 वो कितनी आई, 5। तो सबकी 5 ही आएगी, ठीक, एक ये बात है। और मैंने जो इसमें बताना है इनको डिफाइन करने की, जो रेंज मैंने आपको बताई, जो इनिशियल वैल्यू है इसकी 0, उसको बोलेंगे लोअर लिमिट, जो फाइनल वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। ठीक है, ये याद रखना। ऐसे 5 और 10 है, ये बनी हमारी अपर लिमिट, ये बनी हमारी लोअर लिमिट। हमको समझ आया होगा, ठीक है। ये बात याद रखें कि क्लास इंटरवल अलग चीज़ है और रेंज अलग चीज़ है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसकी मिड वैल्यू कैसे निकालते हो। सिंपल है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। लोअर लिमिट ये हमारे पास, अपर लिमिट ये, इसको डिवाइडेड बाई 2, जो भी आएगी वो हमारी क्या बन जाएगी, मिड वैल्यू। तो वो क्या जाएगा, 2.5, तो ये बन जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा आपको। अब नेक्स्ट करेंगे अगले लेक्चर में। इसको ज़रूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि मुझे पता चला आपकी क्या वैल्यूज़ हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।